हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में जाने से पहले एक बार चैप्टर को कंसेप्ट मैपिंग के जरिए ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमें किस किस टॉपिक पर ध्यान देना है। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, हम कंसेप्ट मैप पे बात कर रहे हैं। इसमें बात कर रहे हैं मैटर। तो हम मैटर की पहले बात करेंगे मैटर होता क्या है, उसकी क्या क्या डेफिनेशंस है मैटर्स, ठीक है। तो मैटर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब मैटर के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर से हम पहले जिक्र करेंगे कि मैटर इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल। वो पार्टिकल से बना होता है, उसका फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, जो पार्टिकल्स का फिजिकल नेचर कैसा होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर्स के क्या क्या स्टेट्स होते हैं, जैसे सॉलिड हो गया, जैसे आपके घर में चेयर वगैरह होती है, लिक्विड हो गया, जो भी आप लिक्विड वगैरह यूज़ करते हैं, गैसेस जो भी गैसेस के फॉर्म में होता है, जैसे एयर हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेस। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हमारा आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो इसके अंदर हम दो चीज़ें खासकर बात करेंगे। जब भी किसी चीज़ का स्टेट चेंज होता है तो उसके लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला तो होता है एक टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर। टेम्परेचर में भी दो कंडीशन होती है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये दो चीज़ें सेम ऐसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम उसमें पढ़ने वाले हैं फ्यूज़न या मेल्टिंग। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो फ्यूज़न होने लगता है या फिर मेल्टिंग होने लगता है। मेल्टिंग की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेम ऐसी इसी की बात करते हैं अगर, तो इवापोरेशन होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। और जब हम इवापोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें उन पर फैक्टर हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, जिस पर इफेक्ट डाल रहा है। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं एक सब्लिमेशन प्रोसेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सब्लिमेशन प्रोसेस भी होता है। ओके, अब आता है टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो जाए, अगर मैटर में जो चेंजेस आ रहा है उसमें टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, फ्रीजिंग होगा या कंडेंसेशन होगा। लेकिन कंडेंसेशन के लिए एक और कंडीशन है कि प्रेशर का इफेक्ट होगा, प्रेशर में चेंजेस होगा तो भी कंडेंसेशन होगा। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर में भी सब्लिमेशन होता है, यानी कि टेम्परेचर में भी इसका इम्पैक्ट देखेंगे और प्रेशर में भी देखेंगे। तो ये तो रहा चैप्टर का ओवरव्यू। इस चैप्टर के ओवरव्यू के बाद हम आते हैं डिटेल में कि मैटर होता क्या है, मैटर किसे कहते हैं। तो मैटर जो भी हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग में चीज़ें पाई जाती हैं वो किसी न किसी चीज़ों से मिलके बने होते हैं। मैटर इज़ ए मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। मैटर जो होते हैं कैसे होते हैं, बिल्कुल टीनी पार्टिकल से होते हैं, ठीक है। तो टीनी पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं अब। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे थे, तो स्टेट ऑफ मैटर से पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर होता क्या है। तो अगर मैटर की एक लेमन टर्म में एक डेफिनेशन बोलें तो मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो मैटर इज़ अ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। अगर इसकी जनरल डेफिनेशन पे चलते हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है, मैटर इज ए मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में जितना भी जो भी मटेरियल है वो आपका क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा, ठीक है। इन एंड अराउंड अस इज मेड ऑफ डिफरेंट शेप। जो भी आपके आसपास है वो किसी न किसी आकृति या किसी न किसी शेप में आपके पास अवेलेबल है, जो भी चीज़ है। फॉर एग्जांपल के लिए ये देखो आपके सामने ब्लैक और ग्रीन मार्कर है, तो ये भी आपका बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से। मेरे पास ये वॉच है, इस वॉच के अंदर भी ये छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलके बना हुआ है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, कोई भी यूनिवर्स में जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें किसी न किसी पार्टिकल से मिलके बने हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। और साथ में अगर इसकी बात करें तो एग्जाम में जो प्रॉपर डेफिनेशन आती है वो यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेसिस। अगर मैटर की जब भी डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है ऑक्यूपाई स्पेसिस, यानी कि कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। इसके साथ एक और चीज़ है, उसका मास होना चाहिए और वो ऑफर टू रेसिस्ट टू एनी फोर्स अप्लाइड फोर्स। जब उस पर कोई फोर्स लगता है तो वो उसको रेसिस्ट करता है, उसका विरोध करता है। तो आपकी ये है, तो याद रखें कोई भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग दैट
ऑक्यूपाई द स्पेसेस हैविंग मास और रेसिस्ट टू अप्लाइड फोर्स, जब उस पर कोई भी फोर्स लगता है। चलो अब इसके डेफिनेशन को थोड़ा आपके रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। सपोज करो ये मार्कर ये अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो इसने इस जगह को कवर किया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस वाली हैंड पे यहाँ पे कवर किया है ना, तो ये इसने स्पेस कवर किया है, पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। दूसरा, इसका खुद का अपना कुछ मास है। और तीसरा, जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये देखो रेसिस्ट कर रहा है, ये देख रहे हैं आप ध्यान से, ये देखो रेसिस्ट कर रहा है ना, ये फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है। तो यानी कि जो भी चीज़ है आप अपनी डेली लाइफ में किसी भी चीज़ का लिस्ट बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इनबिल्ट हुई माना जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेसिस मास एंड ऑफर टू रेसिस्ट टू एनी अप्लाइड फोर्स, जो भी फोर्स लगता है वो उसको रेसिस्ट करेगा। तो ये तो डेफिनेशन है। अगर मैटर आता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मैटर और राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ये कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है यूटी वगैरह यूनिट टेस्ट में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपको वन लाइन में याद करना है तो आप सिंपली याद कर सकते हैं, मैटर इज अ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। सिंपल, मैटर इज अ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, और नहीं तो आप ये लिख सकते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल, अभी हमने बात करा ना कि ये अगर मार्कर है, इस मार्कर में तो कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलके बने हुए, अगर इसको बहुत ज़्यादा ब्रेक किया जाए, बहुत स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट फाइनेस्ट पार्ट में किया जाए तो कुछ ना कुछ पार्टिकल नजर आएगा इसका। तो क्या कह रहा है कि देखो मैटर इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है किससे बने, पार्टिकल से बने हुए हैं। एंड द पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। अभी बात करें ना, मैंने टीनी एक वर्ड यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो वेरी वेरी की जगह पे अगर आप एक वर्ड लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं टीनी पार्टिकल। तो वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल को ही हम टीनी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म होता है, जिसको हमें देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होगी, मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत होगी। ओके, तो आप यहाँ तक कह सकते हैं कि मैटर इज अ मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल, और जो टेनी पार्टिकल्स हैं वो मैटर के क्या होंगे, वेरी वेरी स्मॉल या टीनी होंगे। ठीक है, ओके। देन आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके यूटी के एग्जाम में जो भी यूनिट टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हम कैसे मान लें कंटिन्यूसली मूव करता है, हमने कहा कि टीनी पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक बीकर है, अब ये इस पे आपने रखा है और आप इस पे हीट दे रहे हो। ठीक है, और इसके अंदर आपके कुछ लिक्विड है। आपके लिक्विड से भरा हुआ है, तो जैसे ही आप इसको क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर क्या इसको हीट अप्लाई कर रहे हो। जब आप हीट अप्लाई करोगे तो आप यहाँ देखेंगे ये जो आपके सामने सरफेस था इसके अंदर कुछ हलचल सी नज़र आएगी आपको। ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा, मतलब इसकी जो मूवमेंट होगी इस तरीके से ये ऊपर नीचे आपके पार्टिकल्स होंगे। तो जैसे ही आपने क्या देखा कि आपने जैसे इसको हीट दिया, हीट देने की वजह से इनके पार्टिकल के अंदर मूवमेंट आ गई। वो जो मूवमेंट आई वो किस टाइप की मूवमेंट थी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, काइनेटिक, क्योंकि जैसे आपने हीट दिया उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंड्यूस हुई और ये इस तरीके से इसके पार्टिकल इस तरीके से मूवमेंट होने लगे। तो ये कह रहे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होते, ये मूव करते ही रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस होता है। तो आप स्पेस कैसे कह सकते हो, स्पेस की अगर हम बात करें तो सपोज करो आपने एक लेमोनोइड का जूस बनाया, नींबू पानी बनाया या कुछ भी बनाया आपने, तो उसमें आप ये देखेंगे, जैसे आप ये देखते हैं इसके अंदर आपका, तो इसमें हम एक चीज़ नोटिस ये करेंगे कि लेमोनेड उसमें डाल देंगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ वो पार्टिकल्स है ना इस तरीके से, मतलब एक तरीके से हलचल होती रहेगी, उनके अंदर मूवमेंट होती रहेगी, तो वो स्टेबल नहीं होते, वो हल्का हल्का आप उसको, अब ये हमें देखने के बाद क्या होगा, इसको हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग करना पड़ेगा, मतलब इसको बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम मैग्नीफाइंग करके देखेंगे, मैग्नीफाइंग, और ये मतलब हम इसको अपनी आंखों से नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग करना पड़ेगा। जब उसको मैग्नीफाइंग करेंगे तो हमें उसके पार्टिकल के अंदर क्या है
बीच में स्पेस दिखाई देगा, क्योंकि इनके बीच में आप जैसे आप वैसे अगर सडनली आप नींबू पानी बनाते हैं, मिक्स करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके पार्टिकल कुछ ना कुछ मूवमेंट करके रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल की तरफ जाता है तो उसके बीच में एक स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लेते हैं, मान लो ये कोई चीज़ सॉलिड है, तो उनके बीच में ऐसे देखो, ये सॉलिड है अगर शेप, ये क्या है सॉलिड के लिए, क्या है ये सॉलिड। एक और लेते हैं, अगर लिक्विड होता तो ये लिक्विड के लिए, और एक ले लेते हैं गैस के लिए। अब ये तीनों से हम आपको इजीली समझा पाएंगे। जब हमने मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों को मैग्नीफाइंग करके देखा, तो हम ये देखते हैं कि जो सॉलिड है उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस काफ़ी कम है। इनके जो भी पार्टिकल्स हैं, उनके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में देखो आप स्पेस देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको देखो डार्क कर देता हूँ, तो देखो जो पोर्शन आपको ग्रीन नज़र आ रहा है वो स्पेस बता रहा है। क्या बता रहा है? स्पेस, कि इनके बीच में पार्टिकल के बीच में स्पेस है। तो यहाँ पे हमारी क्या एक प्रॉपर्टी बन सकती है कि सॉलिड जो होते हैं उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। जबकि आप देखिए लिक्विड के अंदर, देखो लिक्विड के अंदर ये सारे में है ना, तो ये देखो स्पेस ज़्यादा है। पर गैसेस में देखा जाए तो गैसेस में देखो बहुत सारा स्पेस है ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि आपका जो ये सॉलिड होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है, और गैसेस में, अब ये गैस का एग्जांपल है तो ये गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गया ओके। अब आता है तीसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इनके बीच में ना एक इस तरीके से बॉन्डिंग होती है कि एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, मतलब एक तरह का फोर्स लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जैसे आप मैग्नेट का एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नेट के लिए समझने के लिए, कि एक क्या होता है कि आयरन है और मैग्नेट है, तो वो एक दूसरे को इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट और रिपेल होता है, दो कंडीशन होती है आपकी। अट्रैक्ट जब होगा जब वो अपोजिट होंगे, है ना, और रिपेल कब होगा जब सेम होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट की वजह से क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर जाता है, तो इस वजह से कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और मूव करने के साथ साथ इनके बीच में स्पेस भी बनता है, और तीसरा एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, डिफाइन द मैटर, मैटर को डिफाइन करें। उसके बाद आपका आ सकता है फिजिकल नेचर ऑफ क्या होता है, तो ये बता सकते हो कि टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एंड तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल की बात करें तो जो भी पार्टिकल होते हैं, पहला तो कंटिन्यूसली मूव करता है, दूसरे की बात करें तो उनके बीच में स्पेस होता है, तीसरे की अगर हम बात करें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, उनके बीच में इस तरीके से अट्रैक्शन होता है कि एक दूसरे से पास आते ही रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपका ये हो गया जिसमें हमने बात करी है। ठीक है, अब आता है कि ये पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसे है, मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करो यहाँ पे देखो वाटर फ्लो हो रहा है, कहीं से वाटर फ्लो हो रहा है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है, और मान लो आपने यहाँ एक गिलास पानी ऐसे गिराया और बीच में आप फिंगर को ऐसे ऐसे करो, इस तरीके से ऐसे ब्रेक करो, पानी के जो फ्लो हो रहा है, पानी का टैप में से पानी गिर रहा है, तो उसके फ्लो को आप इस तरीके से ब्रेक करो। तो ब्रेक करने के बाद फिर वो आपस में जुड़ जाते हैं, फिर हटा दो फिर जुड़ जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, यानी कि उनके बीच में एक अट्रैक्शन रहता है जिसकी वजह से वो जुड़े हुए रहते हैं, वो अलग नहीं रहते। क्योंकि अगर आपने वाटर अगर कहीं तेजी से बह रहा है, आप उसको इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, जिससे क्या होगा, वो बीच में धार टूट जाएगी, उसका फ्लो टूट जाएगा, लेकिन फिर से वो उस कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर किया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो आपका स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। अभी तक हमने इसके डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, अब स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर में हम सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर में तीन होते हैं आपके। स्टेट ऑफ मैटर, अगर स्टेट ऑफ मैटर की अगर बात करते हैं तो इसमें हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड, दूसरे नंबर पे बात करेंगे लिक्विड,
और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे गैस। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सॉलिड होता क्या है। अभी हमने सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात करी, तो सॉलिड जो होता है, सॉलिड के अंदर हम सॉलिड की अगर बात करते हैं तो सॉलिड हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए चेयर हो गई आपकी, वाटर बोतल हो गई, है ना, बोर्ड हो गया, कार हो गया, मतलब ईटीसी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सॉलिड होती हैं। सॉलिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड में अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर सॉलिड का मतलब एक कॉर्नर लेते हैं, अगर मान लो कोई चीज़ सॉलिड है और उसके अगर हम इस कोने को अगर बहुत जूम करके देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें इस तरीके से इसके अंदर दिखाई देगा। ये आपके पार्टिकल्स हैं, जिनके पार्टिकल्स के बीच में ये स्पेस है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो ये आपके सामने ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, इनके बीच में स्पेस काफ़ी देखो कम है, बहुत कम स्पेस है इनके बीच में, है ना। जहाँ जहाँ है मैंने ये आपका इसमें कर दिया है। तो अभी हमने जैसे ही बात की थी सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर एक इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो इसी अब सॉलिड के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बात करते हैं। एक तो डेफिनेट शेप होता है और साथ में वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डेफिनेट शेप कैसे बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, अगर आपके सामने डस्टर है, इसकी शेप ऐसी की ऐसी है ना, कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे ना इसमें। अब ये ऐसे कैसे है ना, इसका खुद का अपना एक शेप है। मार्कर को ले लो, मार्कर का भी अपना एक शेप है। तो वी कैन से हैव ए डेफिनेट शेप, इसका खुद का एक शेप है, तो ये शेप में ही रहेगा, इसके शेप में हम कोई तरह का चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं भाई, इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। देखो इसकी बाउंड्री है ना, ये इसकी बाउंड्रीज है, इसकी बाउंड्रीज है। सेम अगर डस्टर की बात करें तो देखो इसकी खुद की बाउंड्री है, चारों तरफ है इसका। ठीक है, अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये रिजिडिटी है। देखो आप, ये रिजिड है, ये मतलब हार्ड है। देखो हार्ड है, हार्ड है ना, ये प्रेस तो नहीं हो रहा है ना ये, तो ये नहीं कह सकते हैं, ये काफ़ी रिजिडिटी होती है। और इनकम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि इसको आसानी से नहीं दबाया जा सकता। आप इसको दबाओ, ऐसे दबाओ, नहीं दब रहा है ना, आप कितनी कोशिश कर लो, पॉसिबल नहीं है कि दब पाए। ठीक है, हाँ, अगर आपने इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया दबाने में तो ये ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये अपनी वो उसी सेम शेप में नहीं रह पाएगा। ठीक है, शेप एंड साइज में। अब हम इसकी बात करते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम की बात करते हैं। इसका जितना वॉल्यूम होगा, यानी फॉर एग्जांपल के लिए इसके अंदर कोई भी चीज़ है तो डेफिनेट फिक्स है कि इसके अंदर जितना वॉल्यूम है, कोई लिक्विड कितनी आ रही है वो इसके अंदर आ सकता है, यानी कि इसका खुद का एक वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब है कि ये उसका खुद का कह सकते हैं कि इनर बाउंड्री के अंदर कितने पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, खुद का उसका वॉल्यूम, तो ये फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो वन सेकेंड फिर से हम एक बार बात करते हैं। डेफिनेट शेप होती है ना, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगी इसकी सॉलिड की। एक तो ये रिजिडिटी होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स होगा। इनकम्प्रेसिबिलिटी, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। एंड इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम इसकी फिक्स है, हम इसके वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सॉलिड की बात। अब सॉलिड के अंदर से ना आपके एग्जाम में कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। पहले होता था कि डायरेक्ट पूछ लेते थे व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, लेकिन अब क्या करते हैं, वो बच्चों को देखते हैं कि बच्चों की ना एनालिटिकल थिंकिंग कैसी है, बच्चे उस चीज़ को कैसे समझ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बच्चों ने रूट लर्निंग कर रखी है, रट्टा मार के तो नहीं आए, तो वो कंडीशन बेस्ड है। तो आपके एनसीईआरटी में भी डिस्कस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेते हैं, स्पंज, सॉल्ट, शुगर और रबर बैंड। आप मुझे बताओ एग्जांपल के तौर पे, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी सॉलिड की
कि सॉलिड की फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है, रिजिडिटी है, इनकम्प्रेसिबिलिटी है और उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री है। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। अब इन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद अब हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने रबड़ बैंड को लेते हैं। अगर मैं रबड़ बैंड को ले रहा हूँ तो रबड़ बैंड क्या सॉलिड है? क्या हम रबड़ बैंड को सॉलिड कह सकते हैं? क्योंकि उसको तो हम खींच रहे हैं ना। अभी तो हमने बात करी है कि उसकी वॉल्यूम फिक्स है, उसका शेप फिक्स है, लेकिन जैसे हमने रबड़ बैंड को ऐसे खींचा तो खींचने के बाद क्या हो रहा है, उसके उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके साइज में, उसके शेप में चेंजेस आ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ क्या ये सॉलिड होगा? दूसरी कंडीशन, वो तो कह रहे थे कि रिजिडिटी है, इनकम्प्रेसिबिलिटी नहीं होगा, हम उसको तो कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस भी हो पा रहा है। सेम ऐसे आता है, स्पंज देखा होगा, स्पंज है लेकिन जैसे उसको कंप्रेस करते हैं वो उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं तो वापस उसी शेप में आ जाता है। तो और तीसरा शुगर, चीनी के हम एक मुट्ठी भर चीनी या एक टीस्पून शुगर लेते हैं या सॉल्ट लेते हैं, तो क्या वो सॉलिड है? तो अब हमारे मन में यहाँ पे डाउट आता है कि सॉलिड की तो जो प्रॉपर्टी वो तो फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पे, तो क्या ये सॉलिड है या नहीं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्पंज और ये आपका रबड़ बैंड या शुगर सॉल्ट, अगर रबड़ बैंड को हम स्ट्रेच कर देते हैं और खींचते हैं तो वो तो उसकी शेप चेंज हो गई, तो क्या वो सॉलिड है या नहीं है? ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे, क्या बताएंगे इसके बारे में? तो आप देखो, स्पंज की अगर बात करते हैं तो जब स्पंज में हम उस पर प्रेस करते हैं, जैसे ही हमने स्पंज को प्रेस किया तो उसमें जो एयर होता है ना, एयर क्या होता है, एयर वहाँ से रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। जब रिमूव हो जाता है तो उसका साइज क्या होता है, साइज उसका रिड्यूस हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने उस पर से प्रेशर हटाया तो एयर वापस उसके अंदर फिल हो जाता है और वो वापस उसी शेप में आ जाता है। तो सो वी कैन से स्पंज इज अ सॉलिड बिकॉज व्हेन अप्लाई ऑन अ फोर्स स्पंज द एयर इज रिमूव फ्रॉम इन इट, आफ्टर द रिमूव द फोर्स इट टेक ऑन ओरिजिनल शेप, ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। सेम प्रोसेस आपके रबड़ बैंड में भी होता है। ओके, और शुगर क्रिस्टल की बात करें तो शुगर क्रिस्टल सॉलिड होता है, लेकिन बहुत सारे क्रिस्टल मिलके हमारे पास आप लाते हो ना 1 kg, हाफ kg, तो इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि आपके सामने ये क्या है, ये तीनों के तीनों आपके सॉलिड स्टेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं। ओके, किसी तरह का कोई डाउट? आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट में भी हम इनसे ही डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। इसी प्रॉपर्टी के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। अब हम लिक्विड की बात करें, अब इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, नॉट डेफिनेट शेप। इसका डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता बता देते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे सपोज करो एक बाउल है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और आप इसको टर्न करके आप ये इसके अंदर डाल देते हो, तो आप मुझे बताओ, पहले आप देख रहे थे तो आपके जो लिक्विड है उसका शेप इस तरीके से था, लेकिन अब जो देख रहे हैं उसका शेप इस तरीके से। तो यानी कि जो भी हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पुट करते हैं तो वो जो लिक्विड होता है वो उसका शेप ले लेता है, इसलिए कह सकते हैं नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड का जो होता है वो डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, अगर डेफिनेट शेप नहीं है पर इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्या होता है, हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने अगर इसके अंदर जितनी क्वांटिटी थी, इसकी जितनी भी क्वांटिटी थी उतनी ही क्वांटिटी यहाँ पर है, यानी कि जब हमने इसमें से इसको कन्वर्ट किया तो इसकी क्वांटिटी में कोई भी किसी तरह का कोई भी चेंज
नहीं नजर आया। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अभी हमने बोला जैसे कि नॉट डेफिनेट शेप तो होता ही नहीं है, क्योंकि इसको इस कंटेनर में चेंज कर रहे हैं तो इसमें इसका शेप ले रहा है। ठीक है, और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी नहीं होती है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है ना। जैसे मार्कर की बाउंड्री थी, उस लिक्विड की क्या बाउंड्री, उसको तो जिसमें हम डाल रहे हैं ना वो तो उसका शेप ले रहा है, उसकी बाउंड्री जैसा सरफेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगला आता है हैव फ्लूइडिटी। आप एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है, थोड़ी देर के बाद ये इस तरीके से बहता हुआ नजर आएगा, है ना। यानी कि आप मुझे बताओ, अगर मैं मार्कर को सिंपली ऐसे रख देता हूँ तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट डालता हूँ तो वो क्या होगा, धीरे 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 फ्लो करेगा, यानी कि फ्लो करके आगे बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वो फ्लूइडिटी होता है। तो यानी कि कह सकते हैं लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है, जिसकी वजह से वो अगर फ्लूइडिटी है इसका मतलब फ्लो कर रहा है, एक जगह नहीं रुक रहा है, एक जगह रुकता जब तो रिजिडिटी होता है ना, वो तो फ्लो कर रहा है ना, तो उसकी फ्लूइडिटी होती है, जिसकी वजह से वो रिज्ड नहीं होता है। अच्छा, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। जैसे अभी आपने देखा सॉलिड को, आप सॉलिड में इसको दबा रहे थे ऐसे, आप इसको ऐसे दबाओ, इसको ऐसे दबा रहे थे, ये इसको ऐसे प्रेस कर रहे थे, नहीं हो रहा था। लेकिन आप लिक्विड, आप दूध की थैली लेने जाते हैं, अमूल दूध की थैली, आप उसको इधर से दबाओ तो लिक्विड इधर चला जाएगा, उधर से दबाओ इधर, वो तो इसके अंदर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है आपकी। ठीक है, इसकी अपेक्षा इससे कम कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड की होती है। तो ये लिक्विड है, अगर लिक्विड का ही हम अगर वो बना दे इसके पार्टिकल का, तो देखो पार्टिकल के बीच में इस तरीके से गैप होता है, इनके पार्टिकल के बीच में इस तरीके से इनके पार्टिकल के बीच में ये स्पेस होता है। तो इनके अपेक्षा इनके बीच के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने सॉलिड की बात कर ली, लिक्विड की बात कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं गैस के बारे में। तो गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गैसेस में होता क्या है, अब हम बात करते हैं गैसेस के ऊपर। सॉलिड के बारे में हम बात कर चुके हैं डिटेल में, लिक्विड के ऊपर भी बात कर चुके हैं। अब आते हैं गैसेस, वही सेम प्रॉपर्टी के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आसानी से समझ में आ ही रहा है आपको। है फ्लूइडिटी, अब गैस भी आसानी से फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हवा है, एयर है। एयर क्या होता है, अगर हम एयर एग्जांपल लेते हैं, एयर इज क्या है, मिक्सर ऑफ वेरियस गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सर है ना। तो इसके अंदर गैसेस का मिक्सचर है। और गैस की बात कर रहे हैं तो गैसेस के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल देख रहे हैं गैसेस के पार्टिकल, तो इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अब सोचो, अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होगा। यानी कि देखो, ये दोनों जो पार्टिकल है, ये इसके पार्टिकल है, या ये है ऐसे, इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो स्पेस बहुत ज़्यादा है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा वीक होगा। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पार्टिकल अभी कंटिन्यूसली में मूव करेंगे, मूव बहुत ज़्यादा दूर दूर तक करेंगे, कंटिन्यूसली मूव करेंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये मूव करेंगे तो इनके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी आ जाएगी। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करेंगे, यहाँ से यहाँ छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने फूंक मारी, हवा यहाँ से एयर जो है माउथ से ब्लो आउट होके बाहर कहीं और चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बैलून आपको ब्रस्ट आउट करते हैं, बैलून भी आपने ऐसे ब्रस्ट किया, तुरंत उसका एयर आपका एटमोसफेयर में मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बहुत हाई स्पीड के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके अलावा और भी है, अभी एग्जांपल रियल लाइफ से देंगे, पहले इसके थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। आप एक बैलून को लो, बैलून को जैसे मर्जी उसको कंप्रेस कर लो, अगर बहुत हाईली कंप्रेस करोगे तो बैलून फट जाएगा, वो प्रेशर झेल नहीं पाएगा। बट अगर उसको आप कंप्रेस कर रहे हो तो हाईली कंप्रेस्ड हो जाता है वो। ठीक है, कंप्रेशन उसका कर सकते हैं हम इसको लिक्विड वो सॉरी गैसेस में। और डेफिनेट शेप तो होता ही नहीं है भाई, एयर का तो कोई शेप ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ किस, अभी देखो यहाँ एयर का फ्लो है, हमें कहाँ पता चल रहा है क्या तो किस शेप में है, कितना कहाँ पे एयर कितना कहाँ कम जाता है, नो आइडिया। ठीक है, और तो इससे आगे होता है इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता, वॉल्यूम तो डेफिनेट हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है, तो ये है कि इसके अंदर इस तरीके से प्रॉपर्टी हमने बात करी। अब आते एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके मम्मा ने कुछ क्रिप्सी या कुछ डायलिसिस चीज़ें बनाई किचन में, और आप कहीं दूर है, और आप देखते कि जैसे ही उन्होंने बनाया तो उसकी जो स्मेल आपके पास तुरंत आ जाती है, बहुत तेज़ी से आपके पास आ जाती है।
फॉर एग्जांपल आपके एक फ्रेंड ने परफ्यूम लगाया, परफ्यूम यूज़ करते हैं ना, ड्यूरा जो भी, आपने स्प्रे किया और दूर बैठे एक पर्सन को वहाँ तक स्मेल आ गई। तो ये होता क्या है, तो ये क्या होता है, जो भी आपने परफ्यूम यूज़ किया, जो भी फूड्स पार्टिकल थे, फूड्स की जो फ्यूम्स थे वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं और एयर बहुत तेज़ी से फ्लो करता है। जब एयर बहुत तेज़ी से फ्लो करता है तो वो क्या करता है, वो एयर में मिक्स हो जाता है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आसानी से बहुत तेज़ी से पहुँचा देता है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ना तो उनका डेफिनेट शेप है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स है, ना ही उनकी कोई बाउंड्री होती है, और एक तो हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है और हाई फ्लूइडिटी होती है। तो इसी वजह से आपके जो कहते हैं ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके जो फ्रेश फूड होते हैं उसकी स्मेल बहुत दूर तक जाती है, जबकि स्टेल या बासी खाने की स्मेल दूर तक क्यों नहीं जाती। तो आपको उसका रीज़न ये है कि जो स्टेल फूड होते हैं तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन जो फ्रेश फूड होते हैं तो वो गर्म होते हैं या ड्यू टू हीट की वजह से मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर पाते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफ्रेंशिएट हो गया। लिक्विड में आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिक्विड के आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, कोई भी आप लिक्विड पीते हैं, वाटर हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो लिक्विड में तो वो था लिक्विड के एग्जांपल, लेकिन एयर की अगर बात करें तो एयर तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, है ना। अच्छा, इसी के अंदर आता है सीएनजी, आपने सुना होगा सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलती है, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म के लिए आ जाता है पेपर में, तो इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब जैसे लिक्विड एलपीजी की, एक एलपीजी भी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एलपीजी की फुल फॉर्म। तो बच्चे ने कई बार क्या करते हैं, इसको लिखते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन ये लिक्विड नहीं होता है, ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। तो आपके एग्जाम में ना ये दोनों क्वेश्चन आपके आते ही हैं, इनकी फुल फॉर्म कई बार वो पूछ लेते हैं। तो यहाँ तक हमने आज जो डिस्कस किया है, आज हम पढ़ चुके हैं मैटर क्या होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर्स पढ़ लिया हमने, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर में हमने सॉलिड के सारी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, फिर हमने लिक्विड की पढ़े, और उसके अलावा फिर हमने गैसेस के पढ़े हैं। तो ये आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच कनेक्टिंग विद अस।